हेलो दोस्तों, सरान एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, ये आने वाले आगामी वनडे एग्जाम जैसे कि एलपी टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, बिहार एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेट चल रहा है। तो आप इसे जरूर देखें और कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे कितने प्रश्न हैं, 10 में से कितने प्रश्न बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक एक करके प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था। यानी दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि अगर 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज अगर दर दिया है 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाता है, तो जो धनराशि था प्रारंभ में वो कितना है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि साधारण ब्याज सबसे पहले निकालेंगे कैसे। तो देखिए रेट दिया हुआ है कितना, 9.5%। ठीक है, उसके बाद टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। तो यहाँ से आप देखिएगा साधारण ब्याज निकालना है तो बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों में। तो देखिए 6 में अगर हम 5 से करेंगे तो 30, 3 6 9 54 और 3 57। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक दशमलव दे देंगे, यानी कि यहाँ से कितना निकला, 57% निकला। ठीक है, ये साधारण ब्याज क्या निकला, 57%। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी धन, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, और ये ब्याज उसमें हम शामिल कर देंगे, यानी कि 57 शामिल कर देंगे दोस्तों, तो इस कितना हो जाएगा, 157%। 157%। और यहाँ से कह रहा है ये कि 6 वर्ष बाद ये इतना हो जा रहा है, यानी कि इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ प्रतिशत में देखा जाए तो 157% है और रुपए में कितना है, 942। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 157% बराबर कितना होगा, 942। तो 1% बराबर कितना होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 942/157। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, तो मूलधन निकालना है, नहीं यानी कि प्रारंभ में किया गया निवेश निकालना है। तो प्रारंभ में किया गया निवेश कितना होगा, यानी कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो यानी कि 1% बराबर इतना, तो हमें 100% निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 100% इज इक्वल टू कितना होगा, 942/157 गुने 100। ठीक है, क्योंकि 100% हमें मूलधन निकालना है। अब इसे हम यहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, इसे काटेंगे तो यहाँ से देखिएगा 6 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि देखिए 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 15 छक्के 90 और 4 94, यानी कि 6 बार में कट गया। तो मूलधन कितना निकला, तो 6 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, यानी कि आरंभ में किया गया निवेश कितना था, तो 600 रुपये था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। यानी प्रश्न कह रहा है कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, त्रिभुजाकार संख्या किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, पहली त्रिभुजाकार संख्या 1 है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कौन है त्रिभुजाकार संख्या, तो यहाँ से आप देखिएगा 1 + 2, 2 1 3, यानी कि ये दूसरी त्रिभुजाकार संख्या कहलाया। ठीक है, उसी प्रकार तीसरी त्रिभुजाकार संख्या कौन होगा, तो 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, ये तीसरी त्रिभुजाकार संख्या होगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो चौथी त्रिभुजाकार संख्या कौन होगा, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 10 क्या है, एक त्रिभुजाकार संख्या है, ये चौथी त्रिभुजाकार संख्या। तो उसी प्रकार आगे हम देखेंगे पांचवी त्रिभुजाकार संख्या, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, यानी कि ये पांचवी त्रिभुजाकार संख्या होगा। यानी कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुजाकार संख्या निकाला कैसे जाता है। तो पहली त्रिभुजाकार संख्या 1 है, दूसरी त्रिभुजाकार संख्या 3 है, तो कैसे निकालेंगे, तो दूसरी जब भी कहे तो 1 और 2 को जोड़ देंगे। फिर उसी प्रकार तीसरी कहे तो 1 2 और 3 को हम प्रकृति, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि अगर तीसरी त्रिभुजाकार संख्या पूछ रहा है तो तीसरी यानी कि 1 से लेकर 3 तक हम प्रकृति संख्या लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो आपको दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये त्रिभुजाकार संख्या कैसे निकलेगा आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो यहाँ से आप देखिएगा ये 3 त्रिभुजाकार संख्या है, 15 भी त्रिभुजाकार संख्या है, 10 भी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है, लेकिन 5 त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है और डी ई 8 सेंटीमीटर है तो बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि दिए गए वृत्त में चाप ए बी, जैसे मान लीजिए ये क्या है ए बी, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि ए बी स्पर्श रेखा डी ई से, ए बी ये स्पर्श रेखा है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ से ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से, यानी कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, तो देखिए दोस्तों जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, और वृत्त से यहाँ से अगर ये टच करके निकल गया, यानी वृत्त के परिधि से अगर कोई रेखा टच करके निकलता है किसी एक बिंदु पर, उसी को क्या कहते हैं, स्पर्श है। यानी कि ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है वृत्त का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा इस वृत्त में इसको हम इधर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो ये यहाँ से टच करके ये आगे निकल रहा है ई डी आगे निकल रहा है, यानी कि ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो वही कह रहा है कि ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से डी बिंदु पर मिलाने के लिए, यानी कि मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, यानी कि ए बी को बढ़ाया जाता है इस बिंदु डी पर मिलाने के लिए, ठीक है, इस बिंदु डी पर मिलाने के लिए। तो कह रहा है कि यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए बी यानी कि यहाँ से ए और बी की बीच की दूरी कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, और डी ई 8 सेंटीमीटर है, डी ई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बी डी यानी कि यहाँ से दोस्तों लेकर हमें यहाँ तक की दूरी निकालना है, यानी कि लंबाई निकालना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि बी डी की लंबाई अगर x है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा जब भी कोई एक रेखा वृत्त के बीच से कहीं से भी निकलता है और एक स्पर्श रेखा वृत्त का स्पर्श रेखा से किसी बाह्य बिंदु पर मिलता है, तो उनके बीच एक फॉर्मूला बनता है क्या, तो यहाँ से हम लिखेंगे इस पूरे की लंबाई, यानी कि ए डी इंटू बी डी, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि बड़ी वाली लाइन उसके बाद छोटी वाली लाइन, यानी कि ए डी इंटू बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई डी का स्क्वायर। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा ए डी कितना है, तो ए डी देखिए ए बी 12 सेंटीमीटर है और बी डी कितना है, x है, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 12 प्लस x लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12 प्लस x इंटू बी डी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देखिएगा बी डी x सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि x, और ई डी कितना दिया हुआ है 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण अगर सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण आ जाएगा, तो उससे हमें लंबा समय लगेगा, यानी हमें समय का बचत करना है एग्जाम में। तो आप बाई ऑप्शन इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम x के जगह 6 रखते हैं तो 12 और 6 18 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 64 आएगा, नहीं आएगा, यानी 18 × 90 18 × 6 108 आएगा, तो वो नहीं होगा आंसर। फिर उसी प्रकार देखिए 8 है, अगर x के जगह हम 8 रखते हैं तो 12 और 8 कितना होता है 20, और 20 में हम 8 से करेंगे तो 160 होगा दोस्तों। क्या 160 है यहाँ पर, नहीं 64 है। फिर उसी प्रकार हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 4, तो x के जगह अगर हम 4 रखते हैं तो 12 और 4 16, 12 और 4 16, और x के जगह फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 16 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 64, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी फुलफिल कर रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। यानी प्रश्न कर रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या बताएं जो अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हमेशा बाई ऑप्शन ही बनाया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा 2 अंकों की संख्या, तो मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या जो अंकों के गुणनफल की 3 गुनी हो, तो ये 2 अंकों की संख्या है 48। अगर हम इसके अंकों को गुणनफल करते हैं तो 8 में 4 से करेंगे तो 8 चौका 32, ठीक है। क्या 32 का हम 3 गुना करने पर हमें 48 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ से आप देखिएगा फिर 24 को चेक करेंगे तो 24 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 का क्या 3 गुना करने पर हमें 24 मिलेगा, तो हम मिलेगा 8 3 24। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि कोई राशि है 1600 रुपये, यानी कि पी यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों 1600 रुपये दिया हुआ है, और समय 6 साल यानी टाइम कितना दिया हुआ है तो 6 वर्ष, ठीक है 6 ईयर दिया हुआ है, और प्रतिशत दर यानी कि रेट कितना दिया हुआ है तो 5%। तो वही प्रश्न में पूछ रहा है कि 1600 की राशि 6 साल की अवधि के लिए यानी 6 साल के समय के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज निकालना हो तो बहुत सिंपल होता है, 6 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा 30%। किसका निकालना है तो 1600 का। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1600
गुने 30 यानी 30% यानी 30/100। तो यहाँ से 1 0 से ये 1 0, 1 0 से ये 1 0 गया, तो हम 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 और 0 480, यानी साधारण ब्याज कितना आया दोस्तों, तो 480। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थियों की वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की संख्या समान मिले। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ से आप देखिएगा 1003 चॉकलेट है, ठीक है, 2703 कैंडी है, तो यानी कि वो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निकालना है जो कि हम ये चॉकलेट और कैंडी बांटे तो सभी को समान संख्या में मिले। तो ऐसे प्रश्न को देखिए, इसमें क्या करना है, चॉकलेट और कैंडी का HCF निकाल देंगे। क्या निकालना है हमें, तो HCF निकाल देंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 1003 को अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ से 17 से तोड़ेंगे तो 17 5 85, 17 5 85 और 15 और 153, यानी कि 17 9 153, यानी कि 17 × 59, ठीक है। फिर उसी प्रकार इस 2703 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा, अगर इसे भी तोड़ते हैं 17 से तो आप देखिएगा 17 एकम 17 और 7 और 3 10, यानी कि 17 5 85 और 17 9 153, यानी कि इसको तोड़े तो 17 × 159। तो HCF कैसे निकाला जाता है, तो HCF क्या होता है, HCF कॉमन होता है, यानी दोनों संख्याओं का जो कॉमन होगा वही HCF कहलाता है। तो यहाँ से आप देखिएगा, हम इन दोनों में 17 कॉमन है तो 17 ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 59 और 159 है, तो क्या इनमें से कुछ कॉमन आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि ये 59 जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन इसमें से चाहिए था और इसको तोड़ सकते हैं। और देखिए, जैसे मान लीजिए ये इसे हम 3 से तोड़ते हैं तो 3 × 3 5 15 और 3 3 9, यानी 3 × 53। 53 भी क्या है दोस्तों, तो एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 3 है, तो क्या इसमें 3 है, नहीं है, यानी कि ये 59 है, तो यहाँ से कॉमन सिर्फ 17 ही होगा, ठीक है। यानी कि HCF कितना हुआ, 17 हुआ। तो यानी कि वो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 17 होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसे से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि 3 नोटबुक है, तो नोटबुक को हम N से डिनोट कर देते हैं दोस्तों, अब प्लस से 6 पेन है, 6 पेन का मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 3000 रुपये दिया हुआ है। उतने ही पैसे से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यानी कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है 1 नोटबुक, ठीक है, और 12 पेन उतना ही पैसा यानी कि 3000 रुपये में ही खरीद सकता है। तो कह रहा है यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। यानी कि 15 पेन का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 पेन का मूल्य निकालना है। तो यहाँ से आप देखिएगा, हम क्या करेंगे, इस नोटबुक को हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, यानी कि कैसे इसको काटेंगे, तो देखिए हमें पेन का कीमत निकालना है, यानी मूल्य निकालना है कि एक पेन का मूल्य कितना होगा, तभी तो हम 15 का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये जो 3n है तो इसको भी हम 3n में बदलेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, इसे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n हो गया, 12 3 36 p हो गया। उसी प्रकार 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हुआ, 9000। अब क्या करना है, ये जो 3n है तो यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम इसे घटाते हैं तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 3n प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये कट गया। फिर 6p है और यहाँ 36 है, तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, 36 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 में से अगर 6 घटाते हैं तो 30, तो माइनस 30p लिख सकते हैं। उसी प्रकार 9000 में से 3000 गया, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 9000 में से 3000 गया तो कितना बचेगा, तो 6000 माइनस 6000, तो माइनस से माइनस गया, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो p = 6000/30, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 गया और 3 से काटिएगा 600 को, तो कितना होगा 200, यानी p बराबर कितना हुआ 200। तो यहाँ हमें 15p यानी कि एक पेन का कीमत, एक पेन का मूल्य कितना है, 200 रुपये है, तो 15 का कितना होगा, तो 15 दूनी 30 यानी कि 3000 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन का विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि 6 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 6 पेन का CP 5 पेन का SP के बराबर है, तो यहाँ से हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम CP और SP का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ CP है दोस्तों और ये SP इधर बटा में आ जाएगा, ऊपर 5 है, ठीक है दोस्तों, इधर 6 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा CP कितना दिया हुआ है, तो 5,
SP का अनुपात कितना हुआ तो 6, यानी कि CP से SP कितना अधिक है तो 1 अधिक है। CP से SP कितना अधिक है दोस्तों तो 1 अधिक है, यानी कि यहाँ से पता चल गया कि लाभ हो रहा है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 5 है, अब विक्रय मूल्य यानी कि 5 में कोई खरीदा होगा और 6 में बेच रहा है, यानी कि लाभ ही हो रहा है उसे 1 रुपये का। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। तो यहाँ से आप देखिएगा लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल लाभ। तो कुल लाभ 1 है और क्रय मूल्य कितना है तो 5 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 बचे 100, यानी कि आंसर कितना होगा दोस्तों 20%, यानी 20% क्या हुआ लाभ हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कर रहा है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत का फॉर्मूला होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिखेंगे, 32 से पहले जितने भी अभाज्य संख्या हैं सभी को लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काउंट कीजिएगा कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी कि कुल 11 अभाज्य संख्या हैं। तो इसमें क्या करना है, इन सभी का योग करना है और इन सब 11 है तो 11 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 7 17, 17 और 1 18, 10 28, 28 और 3 तो 28 और 3 31, 10 41, 41 और 7 48 और 10 58, 58, फिर उसके बाद 58, यहाँ से आप देखिएगा 58 और 19, तो 19 तो 58 और 19, तो 8 9 17 का 7 हासिल 1 5 1 6 7 77 और 23, 77 और 23 कितना होगा तो 100, 77 है और 23 से 100, 100 और 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कितना हुआ 100 हुआ। अब देखिएगा यहाँ 29 है और 31 है, तो ये एक इधर दे देंगे तो 30 और 30 60, यानी कि 160 हुआ। अब यहाँ से हम 160 में हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे। तो देखिए 11 एकम 11, ठीक है 5, तो 11 चौका 44, ठीक है 11 चौका 44, फिर 5 6 बचेगा तो 60, 11 5 55 और फिर 4 11 चौका 44, यानी कि 14 54 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों तो 14.54। तो यहाँ से आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दो संख्याओं का गुणनफल है 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और एक उनका महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब दोस्तों HCF कितना है 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM कितना होगा। यानी प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि LCM कितना होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्या यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू होता है इन दोनों संख्याओं के LCM गुने HCF के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल 720 दिया गया, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है तो 720 और हमें LCM निकालना है। तो ये यहाँ से लिखेंगे LCM, ठीक है, और HCF कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ से हम LCM निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 4 से काटेंगे 18 चौका 72 यानी कि 180। LCM बराबर कितना आया दोस्तों तो 180 आया। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का प्रश्न 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।